अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला। नाज़रीन, कहा जाता है कि अगर एक बार एतमाद या एतबार चला जाए तो वो वापस लौट कर नहीं आता है, और यही वजह है कि पाकिस्तान में किए जाने वाले गैल्प सर्वे के मुताबिक सियासतदानों पर आवाम का एतमाद सिर्फ और सिर्फ 39% है, जबकि इसके मुकाबले में 88% पाकिस्तानियों ने फ़ौज पर एतमाद का इजहार किया है। इसके अलावा आवाम अदालतों और मीडिया पर 56% तक भरोसा करते हैं। सर्वे में लोगों की जो अक्सरियत है उसने सियासतदानों के लिए मनफी राय का इजहार किया है। ताहम जो 60% आवाम है उन्होंने चेयरमैन PTI को मकबूल तरीन लीडर करार दिया, और अहम बात यह भी है कि वो नौजवान जो कि पहली बार वोट देंगे उन्होंने PTI को अपनी पसंदीदा जमात करार दिया है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि आवाम पर जो आवाम का एतमाद है सियासतदानों पर वो इतना ज़्यादा कम है, तो क्या सियासतदानों ने आवाम का एतमाद खो दिया है? इसके अलावा आज हम ये भी बात करेंगे कि सियासतदान नैब के रडार पर हैं। बड़े बड़े नाम हैं जिनके केसेस जो हैं वो दोबारा खुल गए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जाली बैंक अकाउंट्स केस से, और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को तोशाखाना केस में 24 अक्टूबर को तलब किया गया है। इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी हैं, राजा परवेज़ अशरफ हैं और शहबाज शरीफ, इनको भी नैब के रडार पर देखा जा रहा है और इनके भी केसेस दोबारा खुल गए हैं। अब सवाल ये है कि इलेक्शन भी करीब है, क्या सियासी कायदीन के ये मुबैना करप्शन केसेस इलेक्शन के नताइज पर अंदाज हो सकते हैं, और क्या इनकी मकबूलियत में कोई फ़र्क आ सकता है? इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और फिर इलेक्शन कमीशन जो कि इलेक्शन की तैयारियां कर रही है, इब्तदाई हल्का बंदियों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी की गई है। कौमी असम्बली की नशिस्तें जो हैं वो 272 से कम होकर अब 266 पर आ गई हैं। कराची की कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों में इजाफा देखने में आया है। अब देखना यह है कि MQM और जमात इस्लामी जो कि हल्का बंदियों के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती चली आई हैं, क्या वो इन हल्का बंदियों पर राज़ी हो जाएंगी, और क्या सियासी जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हल्का बंदियों पर वो दूर हो गए हैं? इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर मुनव्वर भट्ट और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फरहान साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले काशिफ, आपसे सवाल, आपने ये सर्वे यकीनन पढ़ा भी होगा। आवाम का सियासतदानों से एतबार तकरीबन बहुत ही कम है, 39% बहुत कम है, जबकि 88% आवाम ने फौज पर एतमाद का इजहार किया है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, जिस सर्वे की आप बात कर रही हैं, इस सर्वे के जो मदजात है, जो परसेंटेज है, शुक्र है ये आपने इसका जिक्र किया। मैं जिक्र करता तो मेरे भाई इम्तियाज फरहान साहब तो फिर मिलकर तनकीद ही करते कि सियासतदानों को आप नीचे ले गए, पुलिस को आपने कारकर्दगी में ऊपर रख दिया और पाक फौज को सबसे ऊपर कारकर्दगी में रखा। ये तमाम जो फिगर आपने दी है, मैं इन फिगर से इसलिए मुत्तफिक हूँ कि अगर सियासतदान इतने अच्छे होते तो आज जो डॉलर 286 रुपए पे आया है निगरान हुकूमत के दौर में, ये जो डॉलर है ये बुनियादी तौर पे जो है वो नून लीग के दौर में आना चाहिए था। उन जो तजर्बाकार हुकूमत थी, उन तजर्बाकार हुकूमत के जो शानदार सर्विस थी, उसके दौरान 250 में डॉलर आना था, आपको याद होगा, लेकिन नहीं आया। ये डॉलर नीचे आया आज जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फैसला किया कि किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। उसके बाद आज डॉलर जो 300 से नीचे नहीं आ रहा, 286 पे आ गया। और इस कारकर्दगी की बुनियाद पे, इस आर्टिफिशियल जखीरा अंदोजी को, कार्टलाइजेशन को खत्म करने की बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि सर्वे में फौज जो है वो 88 या 90% पे है। और सियासतदान जो है उनकी क्रेडिबिलिटी तो सुभान अल्लाह, क्या उसकी दाद दे, उनकी क्रेडिबिलिटी पुलिस से क्या मीडिया से भी नीचे चली गई है। लेकिन मेरे भाई बाजिद है कि हम सियासतदानों को हल्फ तनकीद क्यों बनाते हैं। काशिफ, 56% लोग तो मीडिया और अदालतों पर एतमाद करें, सियासतदानों को तो उस काबिल भी नहीं छोड़ा। मैं कह रहा हूँ सियासतदान इससे नीचे जाएंगे, उसकी एक वजह है, ये सियासतदान अपॉर्चुनिस्ट है। ये यहाँ पे हुकूमत करते हैं लेकिन जो इलाज है वो बाहर करवाते हैं, कारोबार बाहर करते हैं और खून निचोड़ते हैं अवाम का पाकिस्तान में आके। अभी जनाब नवाज शरीफ साहब जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं, आप कमाल उनका देखिए। ये कहते थे कि इमरान खान यू टर्न लेता है, आज ये यू टर्न ले चुके। पहले बयानिया दिया है वोट को इज्जत दो, खत्म, यू टर्न ले लिया। फिर उसके बाद बयानिया आया 4 का एहतसाब, अब कहते हैं जी एहतसाब को एक साइड पे रख के तरक्की की बात कीजिए। सो जब आप अपनी बातों में यकता नहीं होंगे, आप अपने अमल में यकता नहीं होंगे, आप अपने किरदार में यकता नहीं होंगे, आप अवाम का नहीं सोचेंगे,
आप अपनी जात का, अपनी नस्लों का सोचेंगे, अपने कारोबारों को बढ़ाने का सोचेंगे, तो उसके बाद आपकी क्रेडिबिलिटी नीचे जाएगी, ऊपर नहीं आएगी। 15 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में बैठी हुई है, अवाम का क्या जीना हराम किया हुआ, क्या फैसिलिटीज है वहां पे? आप बताइए, आप कराची के लोग मुतमईन है, सर्वे करवा लीजिए पब्लिक से, आप पंजाब की बात कर लीजिए, आप फेडरल कैपिटल की बात कर लीजिए। मैं आपको बताऊं, अभी तो इदारों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं की। आप यकीन कीजिए, 14 माह में पीडीएम की हुकूमत ने जितने तरक्याती काम करवाए हैं, उन तरक्याती कामों की जो कली खुल रही है, या वो तरक्याती कामों में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुआ, या पेमटे मर्जी के कॉन्ट्रैक्टरों को दी गई, ये एक अलग स्कैंडल होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे अवाम का किसी को दर्द नहीं है, चीनी आटे के रेट का किसी को दर्द नहीं है, डॉलर का किसी को दर्द नहीं है। इनको सिर्फ दर्द है कि हमें अगली हुकूमत कैसे मिलेगी। उस हुकूमत को लेने के लिए ये जोर लगा रहे हैं, और अपनी उस हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए इंटरनेशनल ममालिक को साथ लॉबिंग कर रहे हैं, उनसे गारंटीज मांग रहे हैं नवाज शरीफ साहब, और उनसे गारंटीज, उनसे लॉबिंग हो रही है। सो अगर इन तमाम सिनेरियोज को देखें, तो आप हकीकत में जो निगरान सेटअप है उसको ये अप्रिशिएट कीजिए कि उन्होंने इदारों को एक्टिवेट किया, उन इदारों ने डॉलर को नीचे लेके आया, उस डॉलर की वजह से पेट्रोल नीचे आएगा, बाकी चीजें नीचे आएंगी। ये डॉलर लेके आना इसहाक डार साहब की जिम्मेदारी थी। इसहाक डार साहब ने तो अपने जो दोस्त हैं बोस्तान खान साहब, उनको कहा डॉलर फ्रीली इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, कोई इशू नहीं है। वो डॉलर की फ्रीली इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ। डॉलर तो 300 पे चला गया, अब डॉलर कैसे 286 पे आ गया? अभी तक तो कोई बाहर से जर मुबादला भी नहीं आया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कार्टलाइजेशन इकट्ठा होता है और वो सियासी निजाम को ब्लैकमेल करता है, उस ब्लैकमेलिंग की बुनियाद पे हुकूमत में आता है, और फिर उसके बाद उन कार्टलाइजेशन के लोगों को फैसिलिटेट करता है। ये जब तक इन तमाम का एहतसाब नहीं होगा, उस वक्त तक ये चीजें हो ही नहीं सकती। ठीक है। मुनव्वर, सियासतदानों ने अवाम का एतमाद क्यों खो दिया, और जो सियासतदान जिनको अवाम पसंद करते हैं उनमें जो सबसे ऊपर है उनका नाम यकीनन आप भी जानते होंगे, आपने भी सर्वे देखा होगा। मुझे तो इस सर्वे में कोई ठीक बात नजर नहीं आई, और ना ही इस सर्वे में ये बताया गया है कि भी ये किन एरियाज में हुआ, किन लोगों से बातचीत की, किस ट्रेड से वाबस्ता लोग थे, और वो किन शोबों से थे, और उनका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या था। क्या वो आम आदमी थे, क्या वो पढ़े लिखे थे, क्या वो गरीब गुरबा लोग थे, क्या वो मिडिल क्लास के लोग थे, क्या वो इस मुल्क की शराफिया थी? इस तरह की कोई वजाहत इस सर्वे में नहीं है। इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारे जो दफाई इदारे हैं वो उनसे अवाम बहुत प्यार करती है, लेकिन क्या दफाई इदारों की उनका तकाबली जायजा आप सियासी जमातों के साथ ले सकते हैं? मेरा ये सवाल है, इसका वो आप किसी भी दो से जवाब लेके मुझे बता दीजिएगा। दूसरी बात ये है कि वो सियासी जमातों का आपस में तकाबली जायजा होता है, तो वो उसमें भी जो उन्होंने जो रिजल्ट दिए हैं, मैं उससे कतई तौर पे इत्तेफाक नहीं करता। मुझे अगर कोई ये बंदा कहे कि MQM जो है वो कराची की मकबूल जमात नहीं रही, तो मैं इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर कोई ये बंदा कहे कि भी पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ इंटीरियर सिंध तक महदूद है, तो मुझे इस बात से भी बड़ा इख्तलाफ है। पीपल्स पार्टी की जड़ें पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। अगर कोई ये बंदा कहे कि मुस्लिम लीग नून के जो कायद है वो अब उनका मकबूलियत का लेवल वो इस कदर कम हो गया है कि वो एक जेल में एक लीडर उनसे बहुत कम हो गया, और TLP के रहनुमा उनसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो ये बात आप खुद फैसला कर लें कि किस कदर दुरुस्त हो सकती है। ठीक। क्या साद रिजवी साहब की मकबूलियत वो मियां नवाज शरीफ से ज़्यादा है? तो ये एक सवाल है जिससे आप खुद ही फैसला कर सकते हैं। तो ये मैं नहीं समझता कि भी इस तरीके से आप जो है वो, मेरा ये ख्याल है कि ये जो सर्वे जो है इस टाइम पे पेश किया गया है ताकि ये सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों को मिलाइन करने के लिए और इंटरम सेटअप के ऊपर जो सवाल उठे हुए हैं कि ये इस कदर तूल क्यों पकड़े हुए हैं, इसको पस मंजर में लेके जाने के लिए है कि भी इस मुल्क में आप सियासतदानों को जो मर्जी कह दे,
مجھے لیکن وہ ان کی خدمات کا اعتراف یہاں پہ شاید ہی ہوتا ہو. یہاں پہ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ پاکستان بنانے والی شخصیت وہ ایک سیاستدان تھی. ان کے معتمد ترین ساتھی ملک کے دوسرے وزیر اعظم رہے، وہ سیاستدان تھے. اس ملک کی 90-91 ہزار جو مقید فوج تھی اس کو چھڑانے والے لیڈر وہ ایک سیاستدان تھے. جی. اس ملک کے بڑے رقبے کو بازیاب کروانے والے وہ ایک سیاستدان تھے. اس ملک کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنے والے وہ ایک سیاستدان تھے. اس ملک میں ایٹمی دھماکے کرنے والے وہ ایک سیاستدان تھے. اس ملک میں ایٹمی سائنسدان کو باہر سے یورپ کی سے واپس لے کے کہ آپ کی ملک کو ضرورت ہے واپس آئے، وہ ایک سیاستدان تھے. اس ملک میں وہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اس ملک میں ایٹمی دھماکے کرنے والے کے ساتھ کیا ہوا، اس ملک میں موٹر ویز کا جال بچھانے والے اور ترقی دینے والے ملک کو اس کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ سوال ہے. اس ملک کے متفقہ آئین کو دینے والے کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ والے معاملات ہے، آپ زور زبردستی کے ساتھ مقبولیت کا پیمانہ آپ اوپر لے جائیں نیچے لے جائیں، یہ والا معاملہ ٹھیک نہیں. تقابلی جائزہ نہیں ہے، یہ تو بس ایک جماعتوں کا، سیاسی قائدین کا اور اداروں کا ایک سروے ہے کہ عوام ان پر کتنا اعتماد کرتے ہیں. امتیاز صاحب آپ اس سروے کو نہیں، میں یہی میں نے آپ کے جو اس کوشچنئر کو میں نے دیکھا تو میں اس میں آپ مجھے بتا دیں کہ اداروں کا سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیا تقابلی جائزہ ہو سکتا. ٹھیک ہے. اداروں کی پرفارمنس کا تقابلی جائزہ تو دوسرے ملکوں کے اداروں کی جو ہے ان کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ سیاستدانوں کے. ہم تو یہ بات کریں کہ عوام کتنا اعتماد کرتے ہیں، بس ہمارا یہ پوائنٹ ہے. امتیاز صاحب آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کیا واقعی سیاستدانوں نے عوام کا اعتماد کھو دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کا آغاز ہی آپ دیکھیں جو ترتیب ہے، اگر فوج کو 88% کہا ہے کہ جی عوام میں مقبول ہے، تو اس کا مطلب ہے 12% کا شک شبہ رکھ دیا انہوں نے. اور مولا علی کا قول ہے کہ شک کفر کے مترادف ہوتا ہے، تو یعنی کفر سے آغاز کر دیا انہوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے اختلافات ہو سکتے ہیں اور ہم کھل کے چینلز پہ بھی بولتے ہیں، ہم اپنے مذاکروں سیمینارز میں تقاریر میں بھی یہ بات کرتے ہیں. ہمیں جس سے اختلاف ہوتا ہے، جس جرنل سے اختلاف ہوتا ہے، جو ڈکٹیٹرشپ پہ اختلاف ہوتا ہے، ہم بات کرتے ہیں کوئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ مقبول نہیں ہے، یہ سارے نہیں ہیں. پھر آگے پوری جو ترتیب ہے، پھر سیاستدان شمائلہ بہت آسان ہدف ہوتا ہے، جو جیسے بٹ صاحب بھی فرما رہے تھے نا، سارے کام سیاستدان نے کیے ہیں، بنانے سے بچانے تک. پیزا جو ہے نا، بڑا پاپولر پیزا، وہ کسی سیاستدان کا نہیں ہے. اور ایک ہماری جو بحریہ کے بہت یعنی ٹاپ کے جو ایڈمرل صاحب تھے، ان کے اوپر جو ایک چارج آیا تھا، جو پھر امریکہ چلے گئے تھے، امریکہ سے بلایا گیا تھا، ان کی مجموعی طور پر اگر جتنے سیاستدانوں کے نام لیں گے نا، وہ ان سے زیادہ انہی کے معاملات تھے. ایسے پوری ترتیب آ جائے گی، بیوروکریسی کی آ جائے گی. صرف سیاستدان کی کیا ہے، نواز شریف کے اوپر ہے نا، نواز شریف پہ کیس ہے، آصف زرداری پہ کیس ہے، 5-6 لوگ ہیں جن کے خلاف کیس ہے. باقی کس کے خلاف ہے یار؟ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں سیاستدان ہیں، کام کر رہے ہیں. یہ ٹاپ کے وہ ہیں جو گرفتار بھی ہوتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، ایگزائل میں جاتے ہیں. اور ہم پھر دیکھیں بیماری صرف یعنی ہم جیسا بندہ جو تھوڑا سا کھاتا پیتا ہوتا ہے، وہ ملک سے باہر اپنا علاج کروا رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی صرف سیاستدان کرواتے ہیں، جاتے ہیں. اور چلیں یہ مان لیں، میں یہ تنزن نہیں کہہ رہا، پی ٹی آئی کے جو چیئرمین تھے، جب وہ گرے انہیں گولی لگی ہے، وہ ایڈمٹ کہاں پر ہوئے تھے؟ شوکت خانم میں ایڈمٹ ہوئے تھے. ان کا جو ڈاکٹر تھا وہ کون تھا؟ وہ فیصل صاحب تھے، فیصل سلطان صاحب تھے. تو اگر اس پہ سوال کیا جائے، وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ دوسرے، اس لیے کہ سیاستدانوں کو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. انہیں خطرات ہوتے ہیں، ان کی زندگی کو خطرات ہوتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں ہوا ہے بہت ساروں کا. کیا نوابزادہ نصر اللہ کہاں علاج کروایا؟ انہوں نے یہیں کروایا. ملک معراج خالد نے کہاں پہ علاج کروایا؟ یہیں پہ کروایا. بہت سارے میں سیاستدانوں کے نام، ابھی مولانا فضل الرحمان داخل رہے، سب یہیں پہ کرواتے. بات یہ ہوتی ہے کہ ایک جان کے خطرات اور بہت سارے ایسے خطرات ہوتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. اگر ہم اس کی بات کریں گے نا سروے کی، تو بھائی جو انٹرنیشنل سروے ہوتے ہیں نا، تو پاکستان کا عدالتی سسٹم نیچے سے 6 نمبر پہ آتا ہے. اور بھی کرپشن کے اندر، کرپشن وہ سیاستدانوں کی نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ ہم اس طرح کے سروے آپ 2018 کا اٹھائیں. مجھے تو 2018 یاد آیا جب میں یہ سروے پڑھ رہا تھا. اس میں ٹاپ کے اوپر
नवाज शरीफ साहब थे और मुस्लिम लीग नून थी। सही। जब रिजल्ट आया था तो क्या था, सूरत हाल किस तरह हाँ, थी। बिल्कुल। अब इस तरह की जो होता है ना मामला कि भाई किस तरह से आपने सर्वे, हम भी सर्वे जो ठीक है। करवाने वाले ना हमारे सही। कई एक दो तो इस्लामाबाद में बैठे हुए, ठीक है। एक दो इधर। एक आपको दौर याद होगा जब चैनल्स की रेटिंग जी चल रही इम्तियाज थी, साहब, ठीक तो है। ऐसा चैनल जिसको कोई समझ नहीं आता था उसकी दूसरे तीसरे नंबर पे होती थी यानी रेटिंग। यानी इस सर्वे के ये हकाइक से सर्वे आप देखें, ज्यादा मुत्तफिक नहीं है। ये ठीक है, एक ब्रेक। सियासी और ये कहते हैं ना कि ये ठीक है, बस वो तेज शुदा है। ठीक है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सियासी तालाब की बड़ी मछलियां हैं जो कि नैब के जाल में हैं। क्या सियासी कायदीन के जो मुबैना करप्शन केसेस हैं वो इलेक्शन के नताइज पर असरअंदाज हो सकते हैं? इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बड़े बड़े नाम हैं जो कि नैब के रेडार में हैं, और हमने ये भी देखा कि आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को भी नैब में तलब कर लिया गया है। अब आइंदा आने वाले इलेक्शंस में ये मुबैना करप्शन केसेस क्या सियासतदानों के नताइज पर असरअंदाज होंगे, सियासी जमातों को मुतासिर कर सकते हैं? इस पर मुनव्वर आपकी क्या राय है? मेरा नहीं ख्याल कि भी इस तरह का कोई फर्क पड़ेगा। ये सियासतदान जो है वो अवाम की सपोर्ट के साथ चल रहे होते हैं। मुझे आज तक बता दें कोई एक सियासतदान ऐसा हो जिसको अवाम ने उस पर करप्शन के चार्जेस लगे और उसको मुस्तरद कर दिया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। यहाँ पे सियासतदान अगर वो कोई करप्शन करता हुआ रंगे हाथ भी पकड़ा जाए तो उसके बाद भी उसके वोटर सपोर्टर जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं होते कि अभी इसने कोई गलत काम किया। वो कहता नहीं, इसने जरूर ये रकम जरूर ली है लेकिन ये चैरिटी करने के लिए ली थी ताकि गरीब आवाम का कोई फायदा हो सके। तो ये आजकल ये प्रोपोगंडे का दौर चल रहा है, तो ये इस तरह करके तो आप किसी भी सियासतदान की मोहब्बत जो है वो उसके अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते। ये इसका पैरामीटर जो है वो इलेक्शन ही होते हैं। इलेक्शन में अवाम अपना फैसला सुनाते हैं कि भी कौन जो सियासतदान वो पॉपुलर है, कौन जो है वो उसकी। लेकिन मुनव्वर आपको नहीं लगता कि मौजूदा हालात में सियासतदानों ने जो झटके अवाम को दिए हैं, अवाम इससे मुतासिर हुए हैं? देखिए ये बड़ी पेनफुल डिबेट हो सकती है। बहुत से इश्यूज इस तरह के ये कि जिसमें आप जो है ना वो सारे मामला को देख नहीं सकते। ये आसानी के साथ होने वाले मामला नहीं। क्या जो इकोनॉमिक अपना प्रॉब्लम्स हुई है तो उसमें सिर्फ कोई एक सियासतदान, वो जिस बंदे की वजह से ये इकोनॉमी को धचके लगे और इकोनॉमी जो हमारी 6.1 पे जो वो ग्रो कर रही थी और मुल्क जो है वो अपना जो G20 में शामिल होने के लिए जा रहा था और वो एकदम से वो 40 की रेंज में चला गया, तो वो एक्सपेरिमेंट क्या वो किसी एक सियासतदान की वजह से हुआ था। तो वो ये वाला मामला है कि इसमें अब जब तक आप ये फैसला ना कर लें कि हर बंदा जो है वो अपना काम करेगा और राइट मैन फॉर राइट जॉब वाला असूल नहीं अपनाया जाएगा तो ये मुल्क को धचके लगेंगे। ऐसा नहीं है। आप सियासतदान को सियासतदान का काम करने दें, अदलिया को उसका काम करने दें, इदारों को उनका काम करने दें। जो यहाँ पे सबसे ज्यादा वो FBR और FIA को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। इनको बिल्कुल आप छोड़ दें कानून और दायरे के अंदर, और इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग, इसमें हायरिंग, इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दे, इन इदारों को मजबूत कर दे और इनको ये इख्तियार दे कि वो किसी भी इदारे से मुतल्लिक, किसी भी जमात से मुतल्लिक कोई बंदा अगर करप्शन करता है तो आप उसको फ्री हैंड टैकल करें। तो आप देखेंगे मुनव्वर अगर फ्री हैंड दे दिया जाए तो ये इदारे ठीक काम करेंगे, इसकी क्या गारंटी? नहीं, हर इदारा अपनी जगह पर। आप ये देखें कि CBI जो है इंडिया की, उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी बंदे को चेक कर सकती है, और वहां पे करप्शन की रेशो आप देखें तो वो हमारा उनका तकाबली जायजा ही नहीं रह सकता। तो आप CBI की तर्ज पे हमारा इदारा FIA है, FIA को आप बिल्कुल फ्री हैंड दे उसके, और उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग और वो सारी ही जो है वो उसको ऑन मेरिट करें। ठीक। तो फिर देखेंगे कि आप जो बंदे इस टाइम पे सियासतदानों के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं कि
فلاں سیاستدان نے یہ کر دیا اس کے خلاف. یہ کسی نیب کیسز کو میں ٹھیک ہے پہلے منور. دن سے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. البتہ جو ایف آئی اے کیسز کرتی ہے یا جو اینٹی کرپشن کیسز کرتی ہے ان کا پیرامیٹر ٹھیک ہے. بالکل ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو میں ان کو آنر کرتا ہوں. نیب والے کیسز کی بنیاد پہ میں نہیں سمجھتا کسی بھی ایک بندے کو سزا ہونی چاہیے یا اس کو ڈسکوالیفائی کرنا. اور آپ کو لگتا ہے کہ اثر انداز بھی نہیں ہوں گے؟ امتیاز صاحب آپ کا اس پر کیا موقف ہے؟ ایسا ہی ہے؟ دیکھیں بٹ صاحب نے ایک بات کی نا رائٹ مین رائٹ جاب والی. آج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر فیصل آباد دھرنا کیس, انہی ہمارے جسٹس محترم فائز عیسیٰ کا فیصلہ تھا, اس کے خلاف گئے تھے نا نظر ثانی کے اوپر. آج جو نظر ثانی کے لیے درخواست دینے والے تھے سب بھاگ گئے, سارے بھاگ گئے. رائٹ مین رائٹ جاب پر آیا, سارا کام ہو گیا, ساری چیزیں ہو گئیں. اور کل اٹھا کے انہوں نے ایک جو خاتون والا کیس بھی پھینکا کہ بھئی یہ کیا کرتے ہو آپ, کیوں مذاق اڑاتے ہو, کیوں یہ اس طرح کے چھوٹے موٹے کیس لاتے ہو. تو اس کا مطلب ڈائریکشن ہو سکتی ہے. ان کے بعد کیا ہوگا یہ ایک علیحدہ چیز ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے نا, جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے, ہمارا بھائی کاشف بھی جو بول رہا تھا ڈالر کیوں نہیں نیچے آیا, چینی کیوں نہیں نیچے آئی. سیاستدان کو کام ہی نہیں کرنے دیتے بھائی, کوئی نہیں کام کرنے دیتا. اب جب ہم بولیں گے بولے اس کے بعد تو اختیار ہے, کرتا کیوں نہیں. سب پتہ ہے, ہم صحافیوں کو تو سب پتہ ہے, کوئی آرڈر کر دے چیف منسٹر پرائم منسٹر کورٹ سے اسٹے ہو جائے گا, یا بیچ میں کوئی باری بھرکم یونیفارم والی پرسنالٹی آ جائے گی, وہ منع کر دے گی, کام رک جائے گا. اور ہم جو اکنامی کی تباہی کی بات کر رہے ہیں نا ڈالر کی, کیا یہ اسٹیٹ بینک ہم نے واپس لے لیا ابھی تک؟ کس نے دیا آئی ایم ایف کو اسٹیٹ بینک؟ کس نے حوالے کیا تھا؟ نام لینا. سابق حکومت نے نہیں دیا کہ اسٹیٹ بینک کے ہمارے پاکستان کے پاس ہے اس وقت. ہم جو بات کر رہے ہیں ڈالر اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو. 4 ارب ڈالر جو دیے گئے بغیر سود کے, بلکہ وہ دے ہی دیے گئے. 4 ارب کا مطلب آج بھی اگر دیکھیں تو 1200 ارب روپے بنتے ہیں پاکستانی, جو اس سے زیادہ کی اس میں تھے. کہ وہ 4 ارب ڈالر کس کے پاس ہیں بتائیں نا, کس نے دیے؟ سابق حکومت نے دیے. اس کی وہی سارا یہ جو کارٹیل چل رہا ہے, ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, اسی 2 نمبر کے پیسوں سے وہی لوگ نام سامنے لے آئیں. آپ کو سب پتہ لگ جائے گا یہ شوگر اور یہ سارا کون یہ ڈالر کو اوپر نیچے کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. دوسری ایک بات یہ صحیح کی تھی جو بوستان صاحب والی, جو بوستان صاحب یہیں اسی پروگرام میں تھے آپ کے ہمارے, اس وقت جب یہ ڈالر کی امپورٹ کی اجازت دی گئی تھی, اسی وقت ہم لوگوں نے سوال کیے تھے, آپ نے بھی کیا تھا, ہم نے بھی کیا تھا ان سے, کہ اس سے کیا فرق پڑے گا. انہوں نے کہا ڈالر نیچے آ جائے گا, بجائے اس کے اوپر چلا گیا. اسی لیے کہ 2 نمبر کا ڈالر یا 2 نمبر وہاں سے امپورٹ کرنے کی اجازت مل گئی. کیوں نہیں, اس کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ ہم نہیں پوچھ رہے کہ جی 4 ارب ڈالر جو ہیں وہ دیے ہوئے کس کو ہیں, کس نے دیے تھے, کس کے آرڈر سے ہوئے تھے. حفیظ یعنی سابق تو 3-4 رہے نا, اسد عمر رہے, حفیظ شیخ رہے, اور بعد میں آگے سارے کے سارے رہے. اور آج تک ہم اسٹیٹ بینک کو کیوں, کیا اسٹیٹس ہے اس وقت اسٹیٹ بینک کا, یہ بھی سامنے آنا چاہیے. اور کس نے دیا تھا, اور ایک ایگریمنٹ بھی سامنے آنا چاہیے آئی ایم ایف کا. یہ ہم ریویو جو ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر تو بات کرتے ہیں, جو انٹریم ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جی 3 ماہ میں اتنے پیسے ملیں گے, پھر اتنے پیسے ملیں گے, جو 3 ارب ڈالر کی بات ہوئی تھی. سارا مجموعی طور پہ ہر کوئی ذمہ دار ہے, صرف سیاستدان ذمہ دار نہیں ہے. یہاں کا بینکر بھی ذمہ دار ہے, یہاں کا بزنس مین بھی ذمہ دار ہے, اور یہاں کے جو بااختیار لوگ ہیں, بااختیار ادارے ہیں جو اپنی مرضی سے ایکٹ کرتے ہیں, وہ بھی ذمہ دار ہیں. ہمیں مجموعی طور پہ پاکستانی بن کے سوچنا چاہیے, آپس میں لڑائی رکھنی چاہیے. کوئی مذاکرہ نہیں, پوری دنیا میں اختلافات ہوتے ہیں, ہمیں اپنے اختلافات رکھتے ہوئے پاکستان سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ایسا کام کریں جی پاکستانی عوام اور پاکستان کے خلاف. تو یہ ساری چیزیں کرائیٹیریا بنا کے ملائن سیاستدان کو اس لیے کیا جاتا ہے, بار بار انہی کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے, جبکہ 6-7-8 ہیں. نیب کے اندر دیکھیں, ایف آئی اے میں دیکھیں, اینٹی کرپشن میں دیکھیں, آپ کو یعنی 1-2% بھی آپ کو سیاستدانوں کی تعداد نظر نہیں آئے گی یہ ٹاپ کے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ سیاستدان مضبوط نہ ہو. چونکہ سیاستدان مضبوط ہوتا ہے تو پھر گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. اس لیے ایک طے شدہ طریقے سے سیاستدان کے خلاف کمپین چلائی جاتی ہے. میں چلتے چلتے صرف ایک واقعہ آپ کو, 92 کا آپریشن جو ہوا سندھ میں اور کراچی میں خاص طور 72 مچھلیوں کی بات کی گئی تھی. میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, بالکل جھوٹی خبر تھی. اس کی پروڈکشن میں, اس کو پروڈیوس کرنے میں بھی اس ٹیم کا حصہ تھا. اور جو بیٹھی ہوئی تھی صحافیوں نے خبر بنائی, اس وقت کا خبریں اخبار تھا, اس میں لیڈ لگی, پھر شام کے اخباروں میں اس کو کوٹ کیا گیا.
हाउस के अंदर पार्लियामेंट में कहा जाता था 72 मछलियां, 72, कोई 72 मछली ठीक है, उसकी कोई हकीकत नहीं थी। कोई ठीक है, हकीकत नहीं ठीक है, इस पर जरा हम काशिफ से बात करते हैं। काशिफ, वाकई सियासतदानों के हाथ बंधे हुए हैं और जो ये करप्शन केसेस हैं, क्या ये असरअंदाज होंगे आने इलेक्शंस में? पहला देखें, हमें हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे, हकीकत को नहीं बोलेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर सियासतदानों के हाथ बंधे हुए थे तो सियासतदान क्यों डीले करते हैं बार बार? कौन जाके इनको दावा देता है डील करने के लिए? मैं इस बात पे क्लियर हूं, जब तक हमारे रवैयों में मुनाफिकत, झूठ खत्म नहीं होगा उस वक्त हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप जिन सियासतदानों की बात कर रहे हैं, कोई एक सियासतदान बताएं जो इदारों की, मुख्तदर इदारों के साथ मिले बगैर मेरिट के ऊपर आया हो इक़्तिदार में। ये हालिया मिसाल आपके सामने है। पीडीएम की रजीम ने कहा कि हम आइन के तरीके से जो है वो अदम एतमाद लेके आ रहे हैं, लेकिन बाद में बात खुली कि उसके चक्कर में इन्होंने वोट दिया था एक्सटेंशन का बाजवा साहब को। अब कहते हैं बाजवा साहब का एहतसाब हो। सो ये मुनाफिकाना रवैये हमें खत्म करने होंगे। खुदा का वास्ता है, सच बोलें, अवाम को सच बताएं कि आपने इदारों की मदद से ये सारी कार्रवाइयां डाली। अभी भी आप इदारों की मदद से जो साहब वो अगले मामला तय करें इलेक्शन के, नहीं कर रहे तो आप जवाब दीजिए। आप जब कह दीजिए कि भाई हम हुकूमत में आए ना आए, लेकिन हम बाजवा साहब, फैज साहब, निसार साहब, खोता साहब का एहसास से पीछे नहीं हटेंगे। आप बयान देते हैं, आपके अकाबरीन उसको डिनाई कर देते हैं। एक बात। दूसरी बात, आप देखें जी, $4 अरब की बात की मेरे भाई ने। $4 अरब दिया। असद उमर साहब थे वजीर खजाना, उसके बाद हफीज शेख थे, उसके बाद मुफ्ता इस्माइल थे, उसके बाद इसहाक डार थे। इसहाक डार साहब 14 पीडीएम की हुकूमत रही। क्यों $4 अरब के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई नहीं की? अब $4 अरब का मामला क्यों किया जा रहा है? नंबर 3, अगर आपने $250 का नीचे नहीं लेके आना था, आपने मईशत को नहीं संभाला देना था, तो आप रोजाना बोस्तान साहब ने मीडिया में क्यों बयान दिलवाते थे? अच्छा, फिर आपने क्यों कहा कि डॉलर नीचे आएगा? आपने क्यों कहा मुझे 35 साल हो गए आईएमएफ के साथ डील करते हुए, मुझे पता है आईएमएफ से कैसे डील किया जाएगा। आपने क्यों इकोनॉमी को ठीक नहीं किया? आज जो पीडीएम की हुकूमत कांटे बो के गई, ये तस्लीम कीजिए कि उसकी वजह से नवाज शरीफ साहब वापस आने में तरद्दुद कर रहे हैं और नून लीग अपना बयानिया नहीं बनाने पा रही। अब बात यह है कि भाई सियासतदान सबसे प्राइम पोजीशन में बैठे होते हैं, पार्लियामान में बैठे होते हैं, ये लेजिस्लेशन करते हैं, इनको कैसे आप रूल आउट कर सकते हैं? या तो आप लेजिस्लेशन ना करें। अगर आपने लेजिस्लेशन की, काशिफ क्या मुकम्मल इख्तियार होता है? काशिफ क्या मुकम्मल इख्तियार होता है? अच्छा, मुझे आप बताएं, अगर मुकम्मल इख्तियार नहीं है तो शुमाइला मुझे ये बताएं कि आप तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वजीर आजम थे, जब इख्तियार में थे तो कहते थे आइडियल ताल्लुकात इदारों से, नीचे उतर कहा मेरे ख्याल इदारों ने साजिश की। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने हुए तो कह रहे आइडियल ताल्लुकात है, बाद में नीचे उतर कहते मुझे क्यों निकाला, बाजवा साहब और फैज ने मुझे निकाला। आप कह नहीं रहे वो ये बात क्यों कहते हैं? जरदारी साहब कभी कहते हैं ईंट से ईंट बजा देंगे, कभी कहते हैं कि हम सबको मिलकर इदारों को आगे लेके चलना चाहिए। खुद जरदारी साहब ने इंटरव्यूज में कहा कि हमारी मुलाकातें हुई बाजवा साहब से, हमने कहा आप न्यूट्रल हो जाए, हम अपने बात को मैनेज कर लेंगे। देखें, बात यह है कि सियासतदान का एक काम है, सियासतदान एक पॉपुलर सेंटीमेंट बनाता है, अवाम को चकमा देता है, अवाम के वोट लेता है, इक़्तिदार में आ जाता है और उसके बाद प्लेसमेंट देता है। ना दे आप प्लेसमेंट, आपको किसने कहा कि आप प्लेसमेंट दे? आपका हमारा इख्तियार है, हम आपको नहीं प्लेसमेंट देंगे। अब इस FIA को आप न्यूट्रल करने की बात कर रहे हैं माजूम के साथ, जिस FIA ने केस बनाया शहबाज शरीफ साहब पे, हमजा शहबाज पे, हुंडी का, और उसी FIA ने बाद में कहा सारा केस गलत हो गया, आइए अब आप जो सारी चीजों को और तरफ ले जाइए, और उनको बरी कर दिया गया। हर इदारे भी कॉम्प्रोमाइज है क्योंकि पॉलिटिकल मोटिवेटेड पोस्टिंग है यहाँ पे, जहाँ पे जो जितना लॉयल होगा वो उतनी बड़ी सीट में बैठा होगा। जिसके जिंदा मिसाल डॉक्टर तकीर शाह साहब है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिंदा मिसाल आतिमा साहब है, जिंदा मिसाल फवाद साहब है। आप उनके साथ पहले सियासी लोगों के साथ जेल काटे, बाद में आगे मुशीर वजीर बन जाए और आप मुल्क में हुक्मरानी करें। ऐसे तंग जहन, ऐसे आलूदा जहन, ऐसी आलूदा सोच, ऐसे आलूदा निजाम के साथ आप कैसे बेहतरी ला सकते हैं? मुझे कोई फार्मूला बता दें। ठीक है। ये ढोंग बन गया सियासतदानों का। इक़्तिदार लेने के लिए मुख्तलिफ हल्कों के पांव पड़ते हैं, इक़्तिदार से हटने के बाद उन्हीं के गले पड़ते हैं, उन्हीं को तरकीब का निशाना बनाते हैं। पिछले 5 वज़ीर आज़म की रविश उठा के देख लिए, यही आपको निकलेगा और उसमें इसके अलावा कोई चीज नहीं निकलेगी। हम उसका दिफा नहीं करते। काशिफ, आपने ठीक ठाक क्लास ले ली है सियासतदानों की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कौमी असम्बली की नशिस्तें 272 से कम होकर 266 हो गई हैं। इब्तदाई फहरिस्त सिलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दी गई है। क्या सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे? इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे इब्तदाई हल्का बंदियों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दी गई है, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें जमात इस्लामी और MQM की, वो हल्का बंदियों के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही हैं, तो क्या किसी हद तक ये तहफ़्फ़ुज़ात कम होंगे इम्तियाज़ साहब? देखें, अभी तो ज़ाहिर है कि डिस्प्ले इसमें उनके तजाद जो है वो सामने आएंगे कि हल्का बंदी असल में उनको एक तो आबादी के हवाले से जो जमात इस्लामी और MQM जो है उसको सिर्फ कराची के हवाले से एतराज़ात थे, बाकी कहीं के हवाले से नहीं थे। इजाफा हुआ अब ना, एक इजाफा हुआ। हल्का बंदी पर जो एतराज़ होता है ना वो ये होता है कि एक इलाका ऐसा बहुत दूर, कई एक में मिसाल के तौर पे पाक कॉलोनी जो है वो बल्दिया से जाकर मिला दिया और दूसरी जगह पर इस तरह से, उसके ऊपर एतराज़ात थे कि पता चला एक आपका एक हल्का है वहाँ से आप इलेक्शन लड़ते हैं, उसमें एक हल्का ऐसा शामिल कर दिया या एक हल्का ऐसा निकाल दिया जिससे आपके वोट डैमेज हो गए और आपका पूरा सारा आप अक्सरियत में होते हुए भी वहाँ से कामयाब नहीं हुए। ये शिकायत है, ख़ास तौर पे MQM को ये शिकायत थी। अब एतराज़ात तलब किए गए तो एतराज़ात उनके ज़ाहिर के आएंगे तो उससे अंदाज़ा होगा कि नशिस्त तो बढ़ गई है। अब ज़ाहिर है कि ये जो नशिस्त बढ़ी है इसके लिए कोई हल्के और इसके इलाके अलाट किए गए होंगे ना, और दूसरे हल्कों से काटे गए होंगे, तो उसके ऊपर क्या एतराज़ात आते हैं, उसके ऊपर क्या मामलात आते हैं, जो हम पहले भी बात करते थे बड़े इजी, हल्का बंदी आसानी। अब इसमें मुमकिना तौर पर लिटिगेशन भी हो सकता है कि भाई अगर इलेक्शन कमीशन ने बात ना मानी तो जो दूसरा फरीक है वो कोर्ट में भी जा सकता है और इसको भी बात करेगा, तो उस इसकी वजह से होता है ये हल्का बंदी। बाकी उसमें नहीं है, हल्कों पे यही होता है, जो इलाके शामिल किए जाते हैं ना उन इलाकों के ऊपर ये सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन एक बात और मैं कह दूं कि डील कभी भी सियासतदान ने नहीं की शुमाइला। परवेज़ मुशर्रफ का इक़्तिदार सवा नेज़े पर था, मोस्ट पावरफुल बंदा था वो, लेकिन क्यों की बेनज़ीर से जाके, क्योंकि उसको फिर अपना खतरा नज़र आ गया था, अपना सारा। अयूब खान ने क्यों की जाके सियासतदानों से, ज़ियाउल ने क्यों की जाके, ज़ियाउल, ये सारे डिक्टेटर जो है ना, जो हम बोलते, देखें मुक़्तदरा हल्कों से इसलिए मामलात बात रखते हैं ज़्यादा क्योंकि हमारा एक इदारा है और बासर इदारा है, बासर इदारा है। और ये अयूब खान के दौर से सियासतदानों को ये क्या ये जो हमारी कायदे आज़म की बहन थी फातिमा जिन्ना साहिबा, इनको मलाइन किसने किया, इनको करप्ट किसने साबित करने की कोशिश की, यानी सियासतदान लियाकत अली खान का शहीद हुए, उनकी जेब से क्या निकला, पटावा बनियान, और उनके क्या निकले, उनकी औलाद सरकारी वजीफे के ऊपर उन्होंने इलाज के लिए अप्लाई किया, उनके औलाद की, जो एक नवाब और पाकिस्तान का पहला वजीर आजम। ये सियासतदानों के साथ होते हैं और डील हमेशा आप हिस्ट्री उठा लें अयूब खान से लेके आज तक, डील का आगाज इन्होंने किया जो भी डिक्टेटर हैं। ठीक है काशिफ, आप क्या कहेंगे, क्या सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे? देखिए, सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात तो रहेंगे, क्योंकि सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए रहेंगे कि सियासी जमातों ने तय कर लिया हुआ है कि इन्होंने अनाज, ज़िद और ख्वाहिश को मुकद्दम रखना है, इन्होंने एक दूसरे के नैरेटिव को नहीं मानना, जो मर्जी कर लें। लेकिन जुल्म ये है कि ये सियासी जमातें जो इलेक्शन कमीशन पे जो है एतराज़ात रख रहे हैं, उनके इक़दामात पे एतराज़ात रख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की बात भी मानने को तैयार नहीं है। भाई इलेक्शन कमीशन कहता है कि आप निगरान सेटअप में न्यूट्रल लोग डालें, नहीं मानने को तैयार। इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियां नहीं मानने को तैयार, इलेक्शन कमीशन के वोटरों की तकसीम नहीं मानने को तैयार। उसकी वजह यह है कि देखें, जिस वक्त आप सियासत कर रहे हैं, अगर आपने किसी मुखालिफ का नुक्ता नजर तस्लीम कर लिया तो आप फिर जाके लोगों को बेवकूफ कैसे बनाएंगे, लोगों के सामने चूरन कैसे बेचेंगे। अब मुद्दा यह है कि आप एक चीज देखिए कि पहले 5 लाख की आबादी के ऊपर एक हल्का था कौमी असेंबली का। अब जब आबादी उसकी बढ़ी और आपने बजाय उन हल्का बंदियों के अंदर मजीद उसको क्लोज करते हैं और आप कहते हैं कि आप नशिस्तों में भले इजाफा कर दीजिए लेकिन आप हल्कों की कॉन्स्टिट्यूएंसी को 5 लाख से नीचे कीजिए। ये उसी वक्त हो सकता है जब 2 नए सूबे बने, जब इंतजामी यूनिट नए बने, जब डिलिमिटेशन सूबों के लेवल पे हो। अगर नहीं होगा तो एक हल्का जो है वो इस वक्त 9 लाख जो वोटर है उसके ऊपर बेस कर रहा है। ठीक है, अब 9 लाख के ऊपर एक हल्का जब कौमी असेंबली का बेस कर रहा है तो आप सोचिए कि वो 9 लाख की आबादी के ऊपर एक MNA है, वो कितनी कंपेन करेगा, कैसे उसको मैनेज करेगा, कैसे मनूवर करेगा। अच्छा, अब पंजाब में चूंकि आबादी ज्यादा है इसलिए आबादी में हल्का ज्यादा बड़ा बन गया, बलोचिस्तान का एरिया ज्यादा है वहां पे आबादी कम है तो प्रॉब्लम बन गया, सिंध में भी इस तरह का प्रॉब्लम है। सो मैं ये समझता हूं कि अगर ये तमाम सियासी जमातें एक बात में मुत्तफिक हो जाए और जबकि ये तमाम सियासी जमातों का ये मतमा नजर रहा, ये मंशूर में बातें रही, नून लीग, पीपल्स पार्टी इसमें मुहर्रिक थी
ठीक। पीपल्स पार्टी इस बात की मुहर्रिक थी, नून लीग ने सपोर्ट किया, तहरीक इंसाफ ने एग्रीमेंट किया कि हम सूबे बनाएंगे, सराइकी सूबा बने, भले उसका नाम कुछ हो, दूसरा सूबा बनाएंगे, हम सूबे बनाएंगे। अब जब ये सूबे बनाने की बात करते हैं तो सब पॉपुलर नारा लगाते हैं, हुकूमत में आते हैं तो करने को तैयार नहीं है। जब तक आप सूबों के मामले को नहीं लेके चलेंगे, आप आबादी को बढ़ाने की बजाय उसको कम नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक आप देख लीजिए कि अवाम को आप खातिर खा तौर पे फैसिलिटेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ठीक है। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि जमहूरी हुकूमतों में बल्दियात के इंतखाबात बज़ोरे ताकत हुए, वो अदलिया का हो, वो किसी और का हो, खुशी से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। सही। तो आप सोचे 9 लाख के ऊपर एक एमएनए है, वो एक एमएनए ठीक 9 है। लाख की आबादी को कैसे कवर ठीक है करेगा, काशिफ। कैसे उसे डेवलपमेंट काम कराएगा? सही है। मैं ये समझता हूँ कि इस एक नुक्ते के ऊपर ठीक है। सियासी जमातें इकट्ठी हो जाए कि जी ठीक। आए वो सूबे बनाए, ताकि जो लोग हैं वो सही। कम से कम आबादी के हो, ताकि उनको फैसिलिटेट किया जा बिल्कुल सके। ठीक है, और बिल्कुल जमहूरी निजाम चलाना है तो बल्दियात को मंसूबा बिल्कुल। मजबूत सूबों करना के ठीक पड़ेगा। है, साथ और साथ शुमाइला ये मुतनासिब नुमाइंदगी का जो है ना, सही। मुतनासिब नुमाइंदगी का भी अगर लागू कर दिया जाए उससे भी तो फर्क और पड़ेगा। बेहतर हो सकते हैं। मुनव्वर, आप क्या कहेंगे, लाहौर के हवाले से क्या इत्तलात हैं? लाहौर के हवाले से तो कोई ऐसा कोई तब्दीली तो नहीं हुई, और ये पूरे पंजाब भर का रूटीन बताइएगा। का प्रोसीजर है जिसको, ये एक रूटीन का प्रोसीजर है। पंजाब की 6 नशस्तें कम हो गई हैं कम हो पहले की गई, निस्बत। ठीक। हाँ, और लेकिन ये एक रूटीन का प्रोसीजर है जिसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई भी हल्का बंदी फाइनल करने से पहले इतराज़ात तलब करता है, और अगर इतराज़ात दुरुस्त हो तो फिर उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है, और अगर इतराज़ात दुरुस्त ना हो तो फिर हल्के की वो उसका नोटिफिकेशन कर दिया जाता है। तो इसको इस कदर मुतनाज़ा बना के पेश करने की ज़रूरत नहीं थी जिस तरह कि ये कर दिया गया। ये रूटीन का एक अमल था, और ये मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी जो है वो गैर जानिबदाराना और शफाफ इलेक्शन जो है उसके लिए ये सनद बनेगी ये चीज़। अभी तक ये इलेक्शन कमीशन जो हमारा वो उसने जो कवानीन में तब्दीली हुई है उसके बाद उसने अपने आप को पहले से अपनी मजबूती जाहिर की है, और ये वाला मामला है कि इसमें वो हल्का बंदियाँ, और दूसरी बात ये है कि जो आबादी का तनासुब है हमारा सूबों के अंदर वो काफ़ी डिफरेंट है। उसकी वजह से आप वो सीटें बढ़ाने की बजाय इतनी ही मेंटेन रखेंगे तो मुनासिब रहेगा। ये कौमी असम्बली और सेनेट का काम कोई इलाके में तरक्याती काम करवाना नहीं होते, कवानीन बनाने होते हैं, आइन साजी करनी है, उसका अमल करना। और ये वाली जो डेवलपमेंट के फैक्टर्स है वो तो अपना कॉरपोरेशन और ये काउंसिलर्स लेवल का काम होता है, ये वाला उसको भी अदारे को मजबूत बनाने की जरूरत थी। तो ये और ये पावर वो वहाँ उन तक ये मुंतकिल करनी चाहिए। ठीक है, ये वाला मामला था ये, लेकिन ये मेरे दोस्त जो है वो इसको मुतनाज़ा समझ रहे। मैं नहीं समझता इस तरह की कोई चीज़ है कि ये बड़ा मुनासिब इकदाम है इलेक्शन कमीशन का। और ये जो हल्का बंदियाँ हुई है, ये अल्लाह करे कि इसके ऊपर जो भी इतराज़ात हैं उसको रेक्टिफाई करके तो ये अब इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, वोटर लिस्टों का और इलेक्शन का। हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि हम मुतनाज़ा जब बनाएं आप इसको। इंट्रो में एक बात कर रही थी तो नशिस्तें कम तो नहीं हुई किसी सूबे की? कौमी असम्बली की हुई है? टोटल 6 नशिस्तें पहले से कम हुई हैं। नहीं, अगर कम हुई है तो फिर तो इलेक्शन क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है कि इतने नंबर ऑफ एनएस की इतनी सीटें होंगी, इतनी फला सूबे की होंगी। अगर ये होगा तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा। अगर है, क्योंकि मैं इसमें ये गुजारिश ये है फराज साहब, ये आइन का ही तकाजा था, और जिसके तहत ये पहले इस्लामाबाद की सीटें नहीं होती थी, ठीक है, अब इस्लामाबाद की 3 सीटें हैं। ठीक है काशिफा, आप मुकम्मल करें बात, फिर टाइम मैं प्रोग्राम का बताऊं खत्म ये हो जो जाएगा। 6 सीटें नशिस्तें जो कम हुई हैं, ये जब लास्ट 2018 से पहले मर्दमशुमारी हुई थी उसमें टेम्परेरी अरेंजमेंट किया गया था, और उसमें ये सीटें उस वक्त कम की गई थी और डिवाइड दूसरे सूबों को दी गई थी, फेडरल को भी एक सीट इजाफी दी गई थी। और उसमें फिर ये कहा गया था कि जो आइंदा सेंसिस होंगे तो उसके ऊपर बकायदा इंप्लीमेंट हो जाएगा, जिसमें फाटा की सीटें भी केपीके में मर्जर की गई थी। चलिए, बहुत अच्छा हुआ आपने ये चीज भी वाज़ेह कर दी। डिसीजन अब हुआ। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, और बात ये बहुत अहम है कि इदारों की खुद मुख्तारी ही मुल्क की तरक्की का अहम तरीन जीना है। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।